वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ आरवी जोशी। और बेटा बात करेंगे आज के सेशन में 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन हेलोअरीन को हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले कुछ लेक्चर्स हेलो एल्केन हेलोअरीन से कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने वो लेक्चर्स देखे होंगे, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले लास्ट सेशन में जो कुछ हमने डिस्कस किया उसको थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर की ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन की अगर हम बात करें तो लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर सी एक्स बॉन्ड नेचर पढ़ा था, जिसमें सी एक्स आबंध की प्रकृति को पढ़ा गया और बताया गया कि पहली बात तो सी एक्स बॉन्ड होता क्या है, नेचर है ना, सी एक्स बॉन्ड नेचर होता क्या है, और दूसरी बात ये कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सी एक्स बॉन्ड नेचर को जब हमने समझा तो हमने ये देखा कि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और ऐसे में हेलोजन एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। और ये होता क्यों था? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस था, और इसी की वजह से ये बॉन्ड था पोलर। ठीक है, यानी कि सी एक्स कंपाउंड जो होता है, या फिर आप ये कहें कि जितने भी हेलोजन कंपाउंड्स होंगे वो एक डाइपोल का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन और हेलोजन एटम दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड होता है पोलर, और ऐसे में ये कंपाउंड काम करता है डाइपोल का। ठीक है, और इसी वजह से इनमें डाइपोल मूवमेंट आता है। बात करते हैं कि साथ ही इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप इनकी केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे, साथ ही इनके प्रिपरेशन मेथड्स को समझेंगे, तब आपको समझ आएगा कि सी एक्स बॉन्ड नेचर क्यों ज़रूरी है। ठीक है, साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम आते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि जो एटम होते हैं, कौन से एटम, हेलोजन एटम्स की बात करें तो उनका साइज इंक्रीज करता है। तो ऐसे में कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ जो होती है वो भी इंक्रीज करती है, और जब कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है तो ऐसे में बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करने लगती है। इसके अलावा हमने डायपोल मूवमेंट की बात की। डायपोल मूवमेंट में हमने देखा कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का डायपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और साथ ही ये जो वाला डायपोल मूवमेंट यानी कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का डायपोल मूवमेंट कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड के डायपोल मूवमेंट से भी ज़्यादा होता है। और ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न हमने समझा था। ठीक है, तो बात करते हैं आज के सेशन की ओर। अब बढ़ते हैं, और आज के सेशन का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं एल्किल हैलाइड्स के बारे में। क्या? एल्किल हैलाइड्स के प्रिपरेशन मेथड्स को हम समझेंगे, एल्किल हैलाइडों के विरचन की विधियाँ। ठीक है, एल्किल हैलाइड्स को बनाने की, देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को, एल्किल हैलाइडों के विरचन की विधियों, यानी कि विरचन यानी निर्माण की विधियों की बात कर रहे हैं। यानी ऐसे कौन कौन सी विधियां हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स को बनाया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहला आता है यहाँ पर एल्कोहल से बनाया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एल्कोहल से कैसे बनाया जा सकता है। चलिए देखिए, एल्किल हैलाइड की बात करें यानी आरएक्स की बात करें तो ध्यान से देखिए यहाँ पर एल्किल हैलाइड एल्कोहलों से सर्वोत्तम प्रकार से बनाए जा सकते हैं। यानी कि ये कहा जा रहा है कि अगर आपको एल्किल हैलाइड बनाने हो तो आप एल्कोहल से बनाइए, सबसे आसान तरीका है। ठीक है, जो आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए क्या होगा? सांद्र हैलोजन अम्ल। इसके लिए क्या कर सकते हो आप कि अल्कोहल की रिएक्शन आप सांद्र HX से करा सकते हो, फॉस्फोरस हैलाइड यानी PX3 से करा सकते हो। इसके अलावा थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 से करा सकते हो। ठीक है, SOCl2, PX3 और HX से करा सकते हो किसकी? अल्कोहल्स की रिएक्शन को। ठीक है, तो इन सब के साथ आप रिएक्शन करा सकते हो, और ऐसे में आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल से आपको क्या मिल जाएगा? वहाँ पर एल्किल हैलाइड मिल जाएगा। क्या मतलब है इसका? देखिए ध्यान से, इसका मतलब ये है कि जब आप अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की बात कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी रिएक्शंस ना किस किस के साथ करानी पड़ेगी। यहाँ पर पहला यहाँ पर हो सकता है HX आप यूज़ कर सकते हैं, या आप SOCl2 यूज़ कर लें, या आप फॉस्फोरस हैलाइड्स यूज़ कर लें। ठीक है, यहाँ पर PCl5 भी हो सकता है। ठीक है, इन सब की रिएक्शंस आप करवाएंगे तो फाइनली आपको एल्किल हैलाइड्स मिल जाएगा। लेकिन इन सब रिएक्शंस में कॉमन बात ये है कि अल्कोहल से जब आप एल्किल हैलाइड बना रहे हैं तो होगा क्या? यहाँ पर जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी अल्कोहल का जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको दिख रहा है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाता है किससे? हैलाइड ग्रुप से, यानी हैलाइड से रिप्लेस हो जाता है इन सब रिएक्शन में। ये कॉमन बात है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।
इनमें से थायनिल क्लोराइड को प्राथमिकता सबसे ज़्यादा दी जाती है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से जो रिएक्शन है ये सबसे प्रायोरिटी वाली रिएक्शन है। अगर आपको एल्कोहल से क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड बनाना है, तो उन सब में भी प्रायोरिटी किसको सबसे ज़्यादा दी जाएगी, इस वाली रिएक्शन को दी जाएगी। इसके पीछे रीज़न क्या है, देखिए रीज़न क्या है। इनमें से थायोनिल क्लोराइड को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के साथ साथ आपको दो गैस प्रोडक्ट भी मिलते हैं, जिसमें एक SO2 होता है और दूसरा क्या होता है वहाँ पर HCl होता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट साथ में मिलते हैं और ये दोनों गैसेस होने की वजह से खुद से बाहर चले जाते हैं, यानी इनको अलग करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद से बाहर चले जाते हैं और ऐसे में आपको प्योर एल्किल हैलाइड वहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, प्राथमिक, ये देखो ध्यान से, दो गैसेस प्रोडक्ट SO2 और HCl मिलते हैं, दोनों गैसेस उत्पाद आसानी से बाहर निकल जाने की वजह से हमें क्या मिल जाता है, वहाँ पर शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। अब बात आती है प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल की, बात करो किसकी, 1 डिग्री 2 डिग्री, यानी प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल की जब HCl के साथ अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया में हमें ZnCl2 की ज़रूरत होती है और ZnCl2 एक उत्प्रेरक का काम यहाँ पर करता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहले ये समझ लो कि 1 डिग्री एल्कोहल या फिर 2 डिग्री एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल कहेंगे किसे, जैसे आपने 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड देखा है, ठीक वैसे ही यहाँ पर एल्कोहल्स को भी डिग्री में क्लासीफाई किया गया है। जैसे हमने देखा था कि एल्किल हैलाइड्स के लिए हैलाइड को देखा था, हमने देखा था कि ये जिस कार्बन से कनेक्ट है उसकी डिग्री हमने देखी थी और उसी डिग्री के आधार पे हमने इस को हैलाइड को भी वहाँ पर क्लासीफाई किया था। ठीक वैसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पर OH ग्रुप को देखना है, क्योंकि एल्कोहल्स में OH ग्रुप तो होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो होगा, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है आप उस कार्बन की डिग्री देखिए। ठीक है, अगर वो एक कार्बन चेन से आगे कनेक्ट है तो ये 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे में अगर 2 कार्बन चेन से कनेक्ट है तो ये 2 डिग्री एल्कोहल होगा और अगर 3 कार्बन चेन से कनेक्ट है तो ऐसे में ये 3 डिग्री एल्कोहल होगा। ठीक है, तो कहा ये जा रहा है कि 1 डिग्री यानी प्राथमिक और 2 डिग्री यानी द्वितीयक एल्कोहल की जो HCl के साथ जब अभिक्रिया होगी तो ऐसे में हमें ZnCl2 की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर क्या सिनेरियो है वो अभी हम समझेंगे रिएक्शन के साथ में। ठीक है, जबकि हम जब 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ तो वो कमरे के ताप पर जस्ट हिलाने के साथ ही कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, एल्किल ब्रोमाइड को अगर आपको बनाना है, RBr अगर आपको बनाना है, किससे, एल्कोहल से बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर HBr यूज़ कर सकते हो। और HBr का कितना % सॉल्यूशन है यहाँ पर, देखो 48% सॉल्यूशन। अब ये 48 का मतलब क्या है, 48 का मतलब ये है कि HBr आपने लिया, ठीक है, कितना ग्राम ले लिया, मान लो 48 ग्राम ले लिया, उसको 100 ग्राम के वाटर सॉल्यूशन में डाल दिया। ठीक है, तो ऐसे में ये बन गया कितना, 48% सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, उसको क्या अब होगा, क्या यहाँ पर एल्कोहल की रिएक्शन अगर आप 48% सॉल्यूशन से करवा लें तो भी आपको वहाँ पर RBr मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरी रिएक्शन यहाँ पे बताई जा रही है 95% अगर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, के अंदर हम क्या करें, एल्कोहल को डालें और उसी के साथ हम किसकी रिएक्शन करा दें, वहाँ पर सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवा लें। ठीक है, तो ऐसे में हमें एल्किल आयोडाइड मिल जाता है और इसकी अच्छी खासी लब्धि यानी अच्छी खासी अमाउंट में वहाँ पर वो मिलता है। इसके अलावा बात करें हैलोजन अम्लों, ये देखो हैलो अम्ल क्या होते हैं, HX होते हैं। ठीक है, हैलो अम्ल यानी HX। हैलो अम्लों से एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता का जो क्रम होगा 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री उससे कम रिएक्टिव, 1 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव होता है। ये बात ध्यान रखिए। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमें कहाँ से समझ आता है, जब हम GOC वाले सेगमेंट में हाइपर कंजुगेशन को समझते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को समझते हैं, तब हमें चीज़ें समझ आती है। क्योंकि जब हमने देखा कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है ना, इस तरीके से 2 डिग्री भी होगा। जब आप एल्किल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखते हैं तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। जब आप एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं तो ऐसे में जब इसका ये X वाला पार्ट यानी हैलाइड वाला पार्ट नेगेटिव की फॉर्म में बाहर जाता है तो ऐसे में कार्बन पे बनता है पॉजिटिव चार्ज। बनता क्या है यहाँ पर, R पॉजिटिव बन जाता है। ये R पॉजिटिव अगर 3 डिग्री होगा या फिर 2 डिग्री हो या 1 डिग्री हो, तो जब कार्बन 3 डिग्री कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है और ऐसे में इसकी रिएक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, 2 डिग्री उससे कम रिएक्टिव होता है और 1 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव होता है। ये बात हमें समझ आती है।
इसके अलावा बात करें यहाँ पर फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड यानी PbR3 की बात करें या फिर आप Pi3 की बात करें, तो ऐसे में अगर हम इनको किसकी प्रेजेंस में ले लें, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में ले लें, तो ऐसे में ब्रोमीन और आयोडीन का भी एडिशन हो जाता है और फाइनली हमें क्या मिल जाता है वहाँ पर, हमें क्या मिल जाता है वहाँ पर RBr या फिर RI प्रोडक्ट्स वहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो रिएक्शन जितना कुछ हमें अभी इस पैराग्राफ में बताया गया है उन सभी रिएक्शंस को ना यहाँ पे लिखा गया है। तो चलिए समझते हैं इन रिएक्शंस को, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। सबसे पहली जो रिएक्शन लिखी गई है, एल्कोहल रिएक्ट विद HCl गिव्स यू RCl एंड H2O। मतलब एल्कोहल ने रिएक्शन किया HCl से और बन गया RCl और वाटर इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। अगर इस रिएक्शन में आप ZnCl2 यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये बात तो ऊपर भी लिखी गई है कि 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्कोहल जब आप यूज़ कर रहे होंगे यहाँ पर, और इसकी रिएक्शन जब आप हैलोजन अम्ल यानी HCl या H2O HCl HX से किसी से भी कराएंगे, तो उस दौरान हमें ज़रूरत पड़ती है ZnCl2 की, है ना। ZnCl2 की ज़रूरत हमें वहाँ पर होती है। और ZnCl2 की ज़रूरत यहाँ पर है क्यों, चलिए समझते हैं। मान लो कि अभी आपके पास ना ये ZnCl2 यहाँ पर नहीं है, एज्यूम कर लो कि अभी आपके पास क्या है, ये ZnCl2 यहाँ पर नहीं है। और अगर आपके पास ZnCl2 नहीं है तो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, आप यही सोच रहे हैं कि एल्कोहल HCl से रिएक्ट कर जाएगा और RCl बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि R पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, तो फाइनली हमें RCl और वाटर मिल जाएगा। आप तो यही सोच रहे हो। बट इस रिएक्शन में इंटरेस्ट वाली बात ये है कि ये रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं होगी। इसमें होगा क्या, क्योंकि फाइनल जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसमें आपको वाटर मिल रहा है। वाटर की कहानी कुछ ऐसी है कि वाटर में आपके पास ना ऑक्सीजन के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। ठीक है, ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं और ऑक्सीजन की अपनी टेंडेंसी है कि ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना इजीली डोनेट कर सकता है। ठीक है, और इसी की वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है। जब ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम ये करता है तो ऐसे में क्या करता है, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से जो प्रोडक्ट्स में आपको मिला है, क्या क्या मिला है आपको प्रोडक्ट में, RCl मिला और वाटर मिला। तो वाटर तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो ऐसे में क्या करेगा, इस पॉजिटिव पार्ट एल्किल पार्ट पे अटैक करेगा और Cl को नेगेटिव फॉर्म में यहाँ पर बाहर निकाल देगा और फाइनली वही चीज़ मिल जाएगी जो इनिशियली आपने लिया था। मतलब आपके पास जो इनिशियली था एल्कोहल वो वापस से मिल जाएगा, और यानी कहने का मतलब है ये रिएक्शन रिवर्स में आ जाएगा और आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करना चाहेंगे यहाँ पर कि वाटर में जो ऑक्सीजन है, या फिर ये कहें कि वाटर की न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम करना चाहेंगे। और ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है ये इस ऑक्सीजन की वजह से है। और ये ऑक्सीजन आया कहाँ से, एल्कोहल के अंदर हाइड्रोक्सिल में आप देखिए ध्यान से ऑक्सीजन वहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस ऑक्सीजन की हमें क्या करनी है, रिएक्टिविटी को कम करना है। और इसकी रिएक्टिविटी किसकी वजह से है, इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से है। अगर हम किसी तरीके से इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी और स्पीसीज़ को दे दें तो ऐसे में इसकी रिएक्टिविटी को कम किया जा सकता है। ऐसे में क्या किया जाता है, इस रिएक्शन के दौरान ZnCl2 को यूज़ किया जाता है। ZnCl2 जो होता है वो एक लुईस एसिड का काम करता है। क्यों, क्योंकि Zn की अपना ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। क्या, Zn का अपना ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। ऐसे में क्या होता है कि एल्कोहल का जो OH वाला पार्ट है यानी ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स ना इसको डोनेट करता है और ऐसे में इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है और फाइनली फिर ये रिएक्शन इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेकंड जो रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है, सेकंड रिएक्शन यहाँ पे ये है, एल्कोहल रिएक्ट विद NaBr गिव्स यू RBr, और इस तरीके से आपको मिल रहा है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं करें, इसको यूज़ करने का पर्पज़ क्या है, अभी ये समझ लो। सेम थिंग यहाँ पर भी है कि जब आप एल्कोहल से NaBr की रिएक्शन करवा रहे थे तो आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि एल्कोहल रिएक्ट विद NaBr, तो यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो आपने सोचा होगा कि RBr बन जाएगा और साथ ही NaOH बन जाएगा अगर आप यहाँ पर H2SO4 यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस रिएक्शन में क्या होगा कि NaOH भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और साथ ही एक स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से सेम काम ये भी करेगा जैसा वाटर कर रहा था। तो यहाँ से वापस से वही रिएक्शन होगी, यानी एल्कोहल वापस से मिल जाएगा और रिवर्स रिएक्शन रिवर्स में आ जाएगा वापस से, जो कि आप नहीं चाहेंगे। इसलिए हमने क्या किया, इसकी
बेसिसिटी को कम करने के लिए और साथ ही इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम करने के लिए हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे में हमें H2SO4 हमने यहाँ पर यूज़ किया और फाइनली हमें इस तरीके से प्रोडक्ट्स मिल गए। थर्ड थिंग यहाँ पर आती है कि एल्कोहल रिएक्ट विद फॉस्फोरस हैलाइड, जिसमें फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड हमने यूज़ किया है। हाँ, बात आती है कि यहाँ पर एक्स ना आपके पास या तो क्लोरीन होगा या फिर ब्रोमीन होगा। आप किसकी बात नहीं कर रहे, फ्लोरीन की बात नहीं कर रहे, आप आयोडीन की बात नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की बात आप इसलिए नहीं करते क्योंकि फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शंस होती हैं वो थोड़ी एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होती हैं, पॉसिबल नहीं उन रिएक्शंस को करवा पाना। इसी के साथ साथ यहाँ पर रिएक्शन होती है, आयोडीन की बात करें तो ये इतनी स्लो रिएक्शन होती है जिनको कंसिडर हम नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये रिएक्शन होगी कैसे। एल्कोहल रिएक्ट विद PX3। ठीक है, एल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं। ध्यान से समझना इस चीज़ को कि एल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं, है ना। ROH इस तरीके से है और फॉस्फोरस का आपका ये ट्राई हैलाइड है, X X और X। तो क्या करेंगे यहाँ से, ध्यान से देख लीजिए इस चीज़ को, 3 एल्किल हैलाइड्स के मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा पर्पज़ ही क्या है, एल्किल हैलाइड को बनाने का पर्पज़ है। साथ ही H3PO3 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड भी मिलता है आपको। क्या मिलता है? फॉस्फोरिक एसिड मिलता है। ध्यान से देखिए इस चीज़ को। तो 3 एल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स होंगे आप ये लिखिए इस तरीके से, और PX3, है ना। ये 3 जो हैलाइड्स हैं ये किसके साथ, एल्किल हैलाइड वाले पार्ट के साथ बाहर निकल जाते हैं। बाकी बचे कितने, 3 H बचेंगे और 3 ही ऑक्सीजन बचेंगे। ये आएंगे किसके साथ, फॉस्फोरस के साथ में। ठीक है, ध्यान से देखिए इस तरीके से, एल्कोहल एल्कोहल और ये भी एल्कोहल है। ठीक है, ये फॉस्फोरस के इस तरीके से हैलाइड हो गया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बाहर चला गया, यानी कि 3RX बाहर चला गया, और बाकी बचा ये वाला पार्ट और फॉस्फोरस के साथ बाहर आएगा, जिसमें आपको कुछ इस तरीके से 3 तो RX के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और एक आपको H3PO3 मिल जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर X क्या हो सकता है, या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा। आयोडीन या फ्लोरीन की आप बात नहीं करेंगे, दोनों को हमने देखा क्यों नहीं करेंगे, वो हमने अभी जस्ट आपको बताया। इसके साथ ही बात करते हैं, नेक्स्ट एक रिएक्शन आपके पास आती है, एल्कोहल रिएक्ट विद PCl5। ये भी फॉस्फोरस हैलाइड है, बट यहाँ पर PCl5 की बात हो रही है। PCl5 के साथ रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है, देखिए ध्यान से। क्या है आपके पास, एल्कोहल, है ना, आपके पास क्या है, एल्कोहल है, और साथ ही आपके पास PCl5 भी है। ठीक है, ये आपके पास Cl है और साथ ही ये आपके पास Cl है ना, और 3 जो Cl है वो आपके पास इस तरीके से है, यानी कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है ना। ये देखिए ध्यान से। ठीक है, तो आपके पास एक RCl मिल जाएगा, एक HCl मिल जाएगा और POCl3 मिल जाएगा। ये देखिए ध्यान से, RCl, POCl3 और HCl आपको इस तरीके से मिल जाएगा। बात करें एल्कोहल रिएक्ट विद X2 में क्या हो सकता है, ब्रोमीन या आयोडीन होगा, और इन प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो फाइनली आपको क्या मिलता है यहाँ पर, क्लोरीन मिलता है ना, क्लोरीन नहीं सॉरी RX मिलता है, और RX में ये X वाला पार्ट या तो आपका ब्रोमीन है या फिर आपका आयोडीन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखें, एल्कोहल रिएक्ट विद SOCl2 गिव्स यू RCl, SO2 और HCl। ठीक है, ये दोनों के दोनों ये वही रिएक्शन है जो अभी डिस्कस किया गया था कि जब एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ होती है, ये क्या है, थायोनिल क्लोराइड है। SOCl2 को क्या कह रहे हैं हम, थायोनिल क्लोराइड, ये थायोनिल क्लोराइड है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ से आपके पास क्या क्या मिलेगा, RCl मिल जाएगा और साथ ही आपके पास SO2 और HCl मिल जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए इस तरीके से, RCl, SO2 और HCl। ठीक है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि एल्किल हैलाइड के साथ आपको एक SO2 मिला और एक आपको HCl मिला। ये दोनों गैसेस प्रोडक्ट होने की वजह से खुद से बाहर चले जाएंगे और आपको प्योर एल्किल क्लोराइड यहाँ से मिल जाएगा। इस रिएक्शन को डार्जन रिएक्शन कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और अगला पॉइंट हमारे पास ये है, क्या है, ध्यान से समझना। एल्किल क्लोराइड यानी कि RCl का विचलन यानी निर्माण एल्कोहल में सूक्ष्म हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को प्रवाहित करके
या सांद्र जलीय हैलोजन अम्लों के साथ अल्कोहल के मिश्रण को गर्म करके भी किया जा सकता है। सिंपल सा है कि आपको RCl अगर बनाना हो तो आप ऐसा में क्या कर सकते हैं कि अल्कोहल के अंदर आप HCl, है ना, ड्राई HCl गैस को वहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो। या इसके अलावा जलीय हैलोजन अम्ल, ठीक है, वहाँ HCl को डायरेक्टली आप वहाँ पर एक लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ से क्या मिल जाएगा, एल्किल हैलाइड मिल जाएगा। एरिल हैलाइड, अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, अभी तक जितनी भी रिएक्शंस हमने समझी हैं, जितनी भी रिएक्शन समझी हैं, चाहे वो डार्जन रिएक्शन हो, चाहे अल्कोहल रिएक्ट विद NaBr हो, चाहे अल्कोहल रिएक्ट विद हैलोजन अम्ल हो, ये जितनी भी रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस को अगर आप ध्यान से देखें, इन रिएक्शंस का जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिला वो मिला था यहाँ पर आपको एल्किल हैलाइड। क्या मिला, एल्किल हैलाइड। लेकिन अगर आप ये चीज़ समझें कि ये सब एल्किल हैलाइड्स को बनाने के प्रोसेस हैं, इनसे आप एरिल हैलाइड नहीं बना सकते। यानी ये जितने भी मेथड्स हैं इनसे आप क्या नहीं बना सकते, एरिल हैलाइड नहीं बना सकते। यानी ये वाला कंपाउंड आप बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, ठीक है। क्यों, ध्यान से समझना इस चीज़ को। एरिल हैलाइड के विचलन के लिए उपरोक्त विधियां उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि फिनोल के अंदर, ध्यान से समझो, क्योंकि फिनोल में कार्बन ऑक्सीजन आबंध में आंशिक द्विआबंध का गुण होता है और इसी वजह से ये बंध, कौन सा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड किसमें, फिनोल्स के अंदर, ये एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और इसी वजह से जिसको तोड़ना भी मुश्किल होगा। और इसीलिए ये सारे के सारे स्टेप्स, सारे के सारे प्रोसेस जो कि एल्किल हैलाइड्स को बनाने के लिए हैं, वो हम किसके लिए यूज़ नहीं कर सकते, एरिल हैलाइड को बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। देखो इस बात को समझो कैसे, यहाँ समझते हैं। ये कहने का मतलब ये है, इसके कहने का मतलब ये है कि अभी तक जितने भी प्रोसेस हमने समझे हैं, है ना, उन सब से हमें क्या मिला, एल्किल हैलाइड मिला। और इन सभी स्टेप्स में, इन सभी प्रोसेस के अंदर हो क्या रहा था कि एल्कोहल की रिएक्शन हो रही थी डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ, चाहे वो HX के साथ हो, चाहे SO2 के साथ हो, या PCl5 या PX3 के साथ हो। इन सभी रिएक्शंस में आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा था, RX मिल रहा था। हो ये रहा था इन रिएक्शंस के अंदर कि ये वाला पार्ट यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा था, है ना, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा था और कार्बन हैलोजन बॉन्ड वहाँ पर बन रहा था। ये बात ध्यान रखिए आप, ठीक है। सिंपल सा यही था इन सभी रिएक्शंस में। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन्हीं स्टेप्स को, इन्हीं प्रोसेस को हम किसके लिए यूज़ कर लें, किसके लिए यूज़ कर लें, एरिल हैलाइड को बनाने के लिए यूज़ कर लें, तो ऐसे में इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर फिनोल, है ना, इसके सिमिलर दिखने वाला यूज़ करेंगे ना, ऐसा ही यूज़ करेंगे। इसको कहा जाता है फिनोल। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन प्रोसेसेस को मैं यूज़ कर लूँ और इनसे मुझे एरिल हैलाइड मिल जाएगा, तो ये गलत है। क्यों गलत है, सुनिए ध्यान से। फिनोल, इसको क्या कहा जाता है, फिनोल कहा जाता है। फिनोल में क्या होता है कि ऑक्सीजन के पास फिनोल में होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये कनेक्ट होता है किससे, इस बेंजीन रिंग से। ऐसे में ऑक्सीजन के पास होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस बेंजीन रिंग के साथ क्या होता है, कंजुगेशन में होता है ना, जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं। इसी कंजुगेशन के चलते क्या होता है कि ये जो कार्बन, यहाँ पर कार्बन है, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड का नेचर आ जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर शिफ्ट होता है और इस तरीके से ये पूरे रिंग में घूम रहा होता है, ठीक है, जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं, है ना। तो कंजुगेशन में होता है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके साथ, रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ, और इसी वजह से इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में सिंगल के बजाय डबल बॉन्ड का कैरेक्टर होता है। और अगर इसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर होगा तो ऐसे में बताइए कि जितने भी रिएक्शंस आपने एल्किल हैलाइड्स के लिए पढ़ी हैं उनमें क्या हो रहा था, कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन ही टूट रहा था, जिसके बाद हमें कार्बन बॉन्ड हैलाइड वाला ये वाला चीज़ मिल रहा था। अगर ऐसा होगा कि ये बॉन्ड डबल हो जाएगा, अगर ये बॉन्ड डबल हो गया तो इस बॉन्ड को तोड़ना सिंगल के कंपैरिजन में ज़्यादा कठिन होगा और ऐसे में आसान नहीं होगा आपके लिए क्या बनाना, यहाँ पर एरिल हैलाइड बनाना। तो ये बात आप समझ लीजिए कि फिनोल में ऐसा नहीं होता है। फिनोल में कैसा होता है, फिनोल में ये होता है कि भाई कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में डबल बॉन्ड का नेचर होता है, जिस वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से जितनी भी प्रोसेस और रिएक्शंस आपने एल्किल हैलाइड्स के लिए पढ़ी हैं वैसी रिएक्शंस यहाँ पर पॉसिबल नहीं है एरिल हैलाइड्स को बनाने के लिए। तो आई थिंक ये पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा।
अब आप एक बार एल्कोहल के लिए जो हम रेजोनेंस समझते हैं या फिर कंजुगेशन देखते हैं वो आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपका क्या है यहाँ पर, फिनोल है। क्या है यहाँ पर, फिनोल। ठीक है, ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। ये देखिए ऑक्सीजन है और इसके पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। ये इस तरीके से ना इसको डोनेट करता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से ये रेजोनेंस में होते हैं, कंजुगेशन कहा जाता है इसको, और इस पूरे प्रोसेस को रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, ये डबल बॉन्ड का कैरेक्टर यहाँ पे आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ऐसे में है ना, बॉन्ड में आ गया ना, तो यहाँ इस तरीके से होगा। और ध्यान से देखिए ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे हो गया शिफ्ट, ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा इस तरीके से, फिर ये आगे जाएगा, फिर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो एक बार नेगेटिव चार्ज इस वाली पोजीशन पे आएगा। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, और ये डबल, ये डबल, ये डबल, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज, ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला यहाँ जाएगा। ठीक है, इसके आगे का देखो किस तरीके से होगा, ये वाला यहाँ आ गया डबल और ये नेगेटिव आ गया, यही था ना, ऐसा देखना, ऐसा ही था। पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर और हाइड्रोजन है, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा और ये जो डबल है वापस से ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा। तो जो आपको मिला था इनिशियली वैसा ही आपको फिर से मिल जाएगा। ठीक है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन के पास चला गया, डबल यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से रेजोनेंस होता है फिनोल के अंदर। ठीक है, किसके अंदर, फिनोल के अंदर। तो आई थिंक ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एक प्रोसेस और पढ़ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, अभी तो हमने जो पहला स्टेप पढ़ा है या पहली जो रिएक्शंस पढ़ी हैं वो हमने पढ़ी है एल्कोहल्स के साथ, यानी एल्कोहल से क्या बनाया जा सकता है, एल्किल हैलाइड्स बनाए जा सकते हैं। दूसरी बात आती है यहाँ पर कि हाइड्रोकार्बन से भी क्या बनाए जा सकते हैं, एल्किल हैलाइड्स बनाए जा सकते हैं। तो आई थिंक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आपने सुना है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर है, जिसका मतलब ये है कि जैसे आपने समझा है एल्केन्स के बारे में आपने सुना होगा, एल्कीन्स के बारे में आपने सुना होगा, और साथ ही एल्काइंस के बारे में आपने सुना है, ये तो बहुत कॉमन है। इसके साथ ही कुछ एडवांस पार्ट भी होता है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन से हमें क्या बनाना है, यहाँ पर एल्किल हैलाइड बनाना है। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है ध्यान से देखना। पहला है हाइड्रोकार्बन से, एल्केनो से, पहली बात एल्केनो से मुक्त मूलक हैलोजनन द्वारा। मुक्त मूलक हैलोजनन का मतलब हो गया मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल, जिन पर सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ऐसी स्पीसीज को कहा जाता है फ्री रेडिकल। और हैलोजनन का मतलब होता है हैलोजन का जुड़ना। ठीक है, हैलोजन एटम्स का जुड़ना हैलोजनन होगा। तो क्या होगा इसमें, ध्यान से समझना इस चीज़ को। एल्केनो के मुक्त मूलक हैलोजनन द्वारा सबसे पहले क्या होगा कि एल्केनो के मुक्त मूलक या तो क्लोरीनन करवाया जाएगा, यानी या तो क्लोरीन का एडिशन होगा या ब्रोमीन का एडिशन होगा। तो ऐसे में आपको समावयवी मोनो और पॉली हैलो एल्केनो का एक जटिल मिश्रण मिलता है, और जिसे शुद्ध यौगिकों में पृथक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक यौगिक की लब्धि कम होती है तो दूसरे की अधिक होती है। अब ध्यान से समझना ये हो कैसे रहा है। यहाँ पर अपने पास क्या है, एल्कीन्स हैं। एल्कीन्स को जैसे आपने लिया एन ब्यूटेन आपने ले लिया, चलो इसी को समझ लेते हैं, एन ब्यूटेन है ना। यहाँ पर समझाने की आपको ट्राई करते हैं। एन ब्यूटेन 4 कार्बन की चेन आपको आपके पास है, एन ब्यूटेन तो यही होता है, और ये एक एल्केन भी है। ठीक है, CH3 CH2 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 CH3 इस तरीके से ना। ये क्या है, एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन का नाम है ना, एन ब्यूटेन ही है इसका नाम। अब बात आती है कि एल्केन से हमें क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड्स बनाना है। तो क्या होता है कि जब एल्केन्स को किसकी प्रेजेंस में, या तो सनलाइट की प्रेजेंस में है ना, या फिर क्या किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में लिया जाए, और ऐसे में इनको किसके साथ रिएक्ट करवाया जाए, हैलोजन्स के साथ रिएक्शन करवाया जाए, चाहे आप क्लोरीन की बात करें, ब्रोमीन की बात करें। तो ऐसे में क्या होता है कि इनसे पहले क्या बनते हैं, सबसे पहले इन प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल लाइट, यानी कि फोटो लाइट की प्रेजेंस में और हीट की प्रेजेंस में यहाँ से क्या बनते हैं, रेडिकल्स जनरेट होते हैं। क्या बनते हैं, पहले सबसे पहले रेडिकल जनरेट होंगे, और रेडिकल जनरेट होने के बाद फिर क्या होता है, यहाँ पर आपके पास
हेलो कंपाउंड्स मिलते हैं, हेलो एल्केन्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें देखना होता है कि इस रिएक्शन को हम जब कंप्लीट करेंगे तो हमें कितने टाइप्स के प्रोडक्ट्स मिलेंगे इस रिएक्शन के बाद। तो ध्यान से देखना होता है कि सबसे पहले ये देख लो कितने टाइप के यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है। आपने ये चीज़ तो समझा ही है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री होगा और ये 4 डिग्री होगा। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर जब हम इस रिएक्शन को समझ रहे हैं, ध्यान से देखना इस चीज़ को, जब हम इस रिएक्शन को समझ रहे हैं, देखो यहाँ पर हुआ क्या है, यही हुआ है कि एन ब्यूटेन 4 कार्बन की चेन है, बिल्कुल सीधी चेन है जिसको एन ब्यूटेन कहा जा रहा है। ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ कर रहा है। अल्ट्रावोलेट लाइट यानी फोटोकेमिकल लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है और साथ ही हीट भी ले सकते हो। जब इस रिएक्शन को देखा तो यहाँ पर आपको 2 प्रोडक्ट मिले, एक आपको ये दिख रहा होगा और दूसरा आपको ये दिख रहा है। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो एन ब्यूटेन आपने लिया, आप उसमें सबसे पहले ये देखिए कि उसमें कार्बन कितने टाइप के हैं। पहले तो ये समझ लो कि जब फोटोकेमिकल लाइट की प्रेजेंस में किसी भी कंपाउंड को लिया जाता है तो उनमें होता है होमोलिसिस। होमोलिसिस का मतलब होता है समान संविदलन होता है। समान संविदलन किस तरीके से होता है, जैसे मान लो ये डबल बॉन्ड है, ऐसे में अगर इसको किसकी प्रेजेंस में लेंगे, अल्ट्रावोलेट लाइट या फिर हम हीट की प्रेजेंस में लेंगे तो समान संविदलन होता है। तो ऐसे में ये जो पाई बॉन्ड होता है वीक होता है, क्योंकि डबल में एक पाई होता है। तो जो पाई बॉन्ड टूटेगा वो किस तरीके से टूटेगा, इस तरीके से टूटता है। ठीक है, इस तरीके से नहीं टूट रहा कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास चले जाएंगे, बल्कि बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को मिल रहा है और ऐसे में इसको कहा जाता है समान संविदलन। और समान संविदलन के बाद जो आपको स्पीसीज मिलती हैं उनको कहा जाता है रेडिकल्स। क्या कहा जाता है उनको, रेडिकल्स कहा जाता है। ये इस तरीके से बनता है। सेम यहाँ पर क्लोरीन एटम के साथ भी होगा, क्योंकि क्लोरीन अगर इस तरीके से है तो क्लोरीन का जो एक एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि Cl2 जब होगा तो उसमें इस तरीके से होगा, ध्यान से समझना, जब क्लोरीन होगा Cl2 तो इस तरीके से होगा। तो ऐसे में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक इसको मिल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। तो समान संविदलन के बाद आपको क्लोरीन का रेडिकल मिलेगा। अब होगा ये कि जो कार्बन चेन पे रेडिकल बना है और साथ ही हैलोजन के साथ जो रेडिकल्स बने हैं उनका क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा और फाइनली हमें क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब 4 कार्बन की अगर चेन आपके पास है तो आपने क्या देखा कि भाई सबसे पहले डिग्री हमने डिफाइन कर लिया। क्या कर लिया हमने, डिग्री डिफाइन कर लिया कि ये तो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। जब इसका रेडिकल बनेगा तो 1 डिग्री वाला होगा, ये 2 डिग्री वाला होगा, ये 3 डिग्री वाला और ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। अब रेडिकल कहाँ कहाँ जुड़ सकता है, अगर रेडिकल यहाँ देखो, अब ये क्या नाम है, ये रेडिकल तो तभी बनेगा ना जब यहाँ से हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूट के बाहर जाएगा, हाइड्रोजन रेडिकल के फॉर्म में बाहर निकलेगा और यहाँ से फिर क्या होगा, एक आपका क्लोरीन इस तरीके से अटैच हो सकता है, एक बार यहाँ अटैच हो सकता है। तो सेम ऐसा यहाँ पर भी है, क्योंकि इससे पहले जो हमने रिएक्शंस पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी हमने, ये रिएक्शंस हमने पहले भी पढ़ी है जब हमने एल्किल हैलाइड्स के बारे में पहले पढ़ा है। ठीक है, वहाँ पर भी हमने ये चीज़ समझी है। अब ध्यान से देखना इस रिएक्शन को कंप्लीट कैसे किया जाए, समझ आ गया होगा। ये रिएक्शन 4 कार्बन है, कितने टाइप के कार्बन है ये डिसाइड कर लो पहले। 2 ही टाइप के हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री। ठीक है, तो क्लोरीन जब रेडिकल बन के आएगा, ठीक है, ऐसे में वो कहाँ कहाँ जुड़ सकता है, किन पोजीशंस पे लग सकता है। तो ऐसे में ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। तो 1 डिग्री पर एक ही बार लग सकता है क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। 2 डिग्री पर भी किसी एक पर लग सकता है क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। तो हमने क्या देखा कि एक बार Cl ना लास्ट वाले कार्बन पे लग गया, तो एक बार Cl ना इस बीच वाले कार्बन पे लग गया। तो ऐसे में प्रोडक्ट आपको इस तरीके से मिलते हैं और ये इसी को बोल रहे हैं मिक्सचर। क्या बोल रहे हैं हम इसको, मिक्सचर बोल रहे हैं। ऐसे में देखा जाएगा कि यहाँ पर स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो आप देख सकते हैं ये वाला ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा। क्यों होगा, ध्यान से देखना इस चीज़ को। यहाँ पर क्या है, ये है इस तरीके से 4 कार्बन की चेन है और क्लोरीन लगा है यहाँ पर। ठीक है, क्लोरीन जब आया होगा, ध्यान से समझना इस चीज़ को, क्लोरीन जब आया होगा तो रेडिकल के फॉर्म में ही आया होगा। ठीक है, और जब ये जुड़ा होगा जिस कार्बन पे, उस कार्बन पे रेडिकल रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ पर रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में है, अल्ट्रावोलेट लाइट की प्रेजेंस में है। तो ये जो ये रेडिकल देखो ये कौन से टाइप का है। यहाँ पर रेडिकल अगर यहाँ पर रेडिकल होता तो ये 1 डिग्री होता,
यहाँ पर है तो ये 2 डिग्री है, यहाँ पर होता तो भी 2 डिग्री होता और यहाँ होता तो 1 डिग्री होता। तो इसका मतलब है कि 1 डिग्री के कंपैरिजन में 2 डिग्री जो रेडिकल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ये चीज़ कहाँ पढ़ा है आपने? हाइपर कंजुगेशन में पढ़ा है। अति संयुग्मन जो पढ़ते हैं वहाँ पर हमने पढ़ा है, स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़े होते हैं, जहाँ पर हमने देखा होता है कि 3 डिग्री जो रेडिकल होता है वो सबसे ज़्यादा, 3 डिग्री रेडिकल जो होता है सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री रेडिकल्स के अंदर सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलता है, जिससे स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है। 2 डिग्री के अंदर उससे कम, 1 डिग्री के अंदर सबसे कम होती है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2 डिग्री वाले रेडिकल्स के साथ ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा, और इसीलिए हम कहेंगे कि जो सेकंड प्रोडक्ट है ये मोर स्टेबल है, ज़्यादा मिलेगा, और ये लेस में मिलेगा, है ना। तो आई थिंक ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा।